जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जो है वो टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो थोड़े से पुराने टॉपिक्स हैं, पिछले टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं, तो आप अपने नोट्स जो है वो बना लीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स मैं आपको जो है बताऊंगा पढ़ाऊंगा। और ये क्या हो गया? ओके। तो मैं आपको गाइज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है आपकी, ये करंट अफेयर्स की क्लास है। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कीजिए। प्रॉपर कोर्सेज हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज जहां पर सिलेक्शन की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर सिलेबस को कवर करवाया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। प्लस आपके लिए एक मेंटर रहते हैं जो रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट सॉल्व करते हैं। और हर साल कोर्स जो है हमारे अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक कोर्स बना दिया और फिर वही बार बार रिपीट किया जा रहा है। हर क्लास, हर साल कोर्स अपडेट होता है, बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कुछ ऑफर्स होंगे तो ऑफर्स की जानकारी लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और ये है गाइज आज के मतलब ये वाले टॉपिक्स। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में ये दो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे जिसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं, तो आप तो बस टॉपिक पर जो है वो ध्यान दीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज पर फोकस करिए। तो ये वाला टॉपिक है हमारा स्टेबल कॉइन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबल कॉइन से रिलेटेड। देखो नाम से आ रहा है कि ऐसा कॉइन जो है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह की बात करें भाई, तो बिटकॉइन वगैरह जो होते हैं तो ये स्टेबल कॉइन नहीं है। आप देखेंगे कभी इनमें उछाल आएगी, कभी गिरावट आएगी, यस। बट स्टेबल कॉइन जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर से, कि डॉलर का प्राइस हाई होगा या डिक्रीज होगा, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये होता है फंडामेंटल स्टेबल कॉइन का बस। तो स्टेबल कॉइन्स और इंडिया के डिजिटल मॉनेटरी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। हमारी ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने रीसेंट स्पीच में कहा है कि दुनिया को जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए स्टेबल कॉइन्स के लिए। तो ये टॉपिक हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेबल कॉइन, सबसे पहली चीज तो ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी ले लो कि ये क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लो। ये डिजिटल एसेट होते हैं जो किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर्स हुआ, राइट, और कमोडिटी हुआ जैसे कि गोल्ड, या फिर बास्केट ऑफ एसेट्स हुआ, उसके अगेंस्ट लिंक्ड रहते हैं। लिख लेना, कोई भी किसी कंट्री की करेंसी से लिंक होंगे, या किसी कमोडिटी जैसे कि ब्रैकेट में गोल्ड लिख सकते हो, या फिर बास्केट ऑफ एसेट्स से जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, है ना। यानी कि किसी ना किसी चीज की वैल्यू बढ़ने या घटेगी तो इसमें असर पड़ेगा स्टेबल कॉइन में। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल कि अगर एक यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन है, जैसे यूएसडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो उसकी वैल्यू एक स्टेबल कॉइन इक्वल्स टू एक यूएसडी के बराबर रहती है। ऐसा आप समझो, समझ में आया? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्रिप्टो मार्केट में उछाल गिरावट जो आता है ना, बिल्कुल सडन चेंजेस जो होते हैं उसको कंट्रोल करना और पेमेंट सिस्टम को ज्यादा स्टेबल और मजबूत बनाने के ऑब्जेक्टिव से ये स्टेबल कॉइन मार्केट में नजर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही पॉपुलर है भाई यूएसडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मैं खुद काम करता हूं, तीथर, यूएसडीटी, यूएसडीटी तीथर, यूएसडी कॉइन भी एक हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे ही यूएसडी कॉइन, तीथर कॉइन, यूएसडीटी जो होता है वो तीथर होता है। यूएसडी यूएस डॉलर और टी मतलब तीथर, जिसमें मैं काम कर रहा हूं। और यूएसडी कॉइन जो हम लोग को देखने को मिलता है वो डिफरेंट है, यूएसडीसी जिसको बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही बाइनेंस का भी यूएसडी होता है, राइट। तो ऐसे हम लोग को अलग, तो ये आपसे एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अब देखो दुनिया जो है वो क्या कहती है इनके बारे में। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो दुनिया ये बोलती है अरे यार क्रिप्टो करेंसी तो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, डरते हैं लोग, है ना। अब एक और चीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी बिल्कुल खतरे में है। अब सोचो इन्वेस्टर का पैसा जो है वो लगेगा और अचानक से जो है वो डाउन हो जाए उसकी वैल्यू, तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलेशन का, कि उसको रेगुलेट कैसे करना है। स्टेबल कॉइन बेसिकली ऑफर कर रहा है प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई आपका जो प्राइस है वो स्टेबल ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको यूएसडीटी के बारे में बता देता हूं। अब इंडिया का रेट तो नहीं पता मुझे, बट मैं दुबई के रेट की बात करता हूं, है ना। दुबई में यूएसडीटी जो है वो 3.67 या 66 दिरहम। हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो मेरी पूरी टीम जो है पिछले 8 से 10 महीने से जो है वो ऑपरेट कर रही है इस पे, तो दुबई से।
तो यानी दुबई पे ही ऑपरेशन चलता है तो मेरा, तो 3.67 या 3.66 दिरहम जो है, ये इसका रेट चल रहा है एक यूएसडीटी का। वो हिला ही नहीं है, मतलब हिलता है तो पॉइंट 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 हिलता है, वो भी 6.7 6.8 6.6 6.9 ऐसे, इतना स्टेबल है ये। मैं लास्ट पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड आपको बता दूं तो मेरी टीम 6 महीने से देख रही थी, मैं तो खुद पर्सनली अभी फ्री हुआ हूं तो अब देखना शुरू किया, तो 2-1 महीने से मैं देख रहा हूं। तो स्टेबल कॉइन्स जो है वो ऑफर करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, कि जल्दी से पेमेंट जो है वो इंटरनेशनली जो है वो हो सके, लिया जा सके। सेंट्रल बैंक्स अब इसे डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क के पार्ट के रूप में जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। 2024-25 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बीआईएस ने ज्वाइंट रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें कहा कि अगर रेगुलेटेड प्रॉपर तरीके से किया जाए स्टेबल कॉइन्स को, राइट, तो रेमिटेंस कॉस्ट कम हो सकती है, ट्रांजेक्शन कॉइन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट बताऊं क्या होता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट स्टेबल कॉइन्स माने जाते हैं। तो इंडिया के की जो है हम लोग बात करें, ये वाली चीज तो टाइप्स हैं इनके स्टेबल कॉइन्स के, बट मैं आपको इंडिया की थोड़ी चीज बताता हूं। चलो पहले ये देखो, आप पता है आपको, हम लोगों ने 2023 में, लिख लो 2023 में आरबीआई, हम लोगों ने 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रूपी जो है वो लॉन्च किया था, लिख लेना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम लोग डिजिटल रूपी कह रहे हैं, वो हमने लॉन्च किया था 2023 में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्टेबल कॉइन अलाउ किए जाते हैं तो क्या ये सीबीडीसी के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे ई रुपीस के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टैंड ये है कि अभी स्टेबल कॉइन पे हम लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, रास्ते जो है वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि क्या किया जाए। क्योंकि देखो अनरेगुलेटेड स्टेबल कॉइन जो है वो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करते हैं। क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में आपका बैंक का पैसा अगर उड़ेगा तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो। बट स्टेबल कॉइन के वॉलेट्स, मतलब किसी भी वॉलेट से आपका कोई भी कॉइन क्रिप्टो जो है वो अगर चला गया, एम्प्टी हो गया, तो आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर पाओगे भाई। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद क्रिप्टो करेंसी। तो यही चीज है। अपॉर्चुनिटीज की अगर हम जो है बात करें तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग को इसके अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि फास्टर और चीप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो जाएगा, फिनटेक सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। रिस्क भी ऐसे ही है कि आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। बस यही तो, हमें एक बैलेंस अप्रोच लेकर जो है वो चलना है, अभी ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है फुली रिजर्व्ड स्टेबल कॉइन और दूसरा होता है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है ना। अब फुली रिजर्व्ड स्टेबल कॉइन मतलब जो मैंने आपको बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि हर एक कॉइन जो है वो उसके एसेट के साथ लेंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तो उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड की वैल्यू घटेगी तो उस कॉइन की वैल्यू घटेगी, यानी कि वो बिल्कुल गोल्ड के साथ लिंक हो गया। कितना 13,000 चल रहा है ना अभी गोल्ड का, तो वैसे ही अप डाउन जो है वो गोल्ड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा। अब एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो होता है वो टेंजिबल रिजर्व के साथ नहीं होता, बल्कि वो एल्गोरिथम के आधार पर होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर। फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल यही है कि भाई एक स्टेबल प्राइस का मतलब कि नए टोकन्स को मिंट करना, यानी कि नए कॉइन्स बनाना, अगर प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर मार्क से ऊपर जो है वो चला जाए तो, जिससे कि, और बर्निंग टोकन सिर्फ प्राइस फॉल, मतलब इन्होंने ये करके रखा हुआ है, एल्गोरिथम बनाना है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है मार्केट के अंदर 100 कॉइन जो है वो दिए, ठीक है, ऐसे समझो। अब अचानक से 100 के 100 कॉइन जो है वो चले जाएंगे, है ना। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। अब जिनके पास 100 कॉइन आ जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, भैया हम आपको 110 में दे सकते हैं, चाहिए तो लो। लोग लेते हैं, पता है ऐसी चीजें भी होती हैं कि चाहिए तो लो। दूसरा बोलेगा मैं 107 में दे रहा हूं, तीसरा बोलेगा मैं 106 में दे रहा हूं, चौथा बोलेगा मैं 102 में दे रहा हूं, है ना, और एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है, 100। ये चीज भी, ये गणित भी जो है वो चलता है इसमें। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो मार्केट जो है वो उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही है। बट इनने बोला कि नहीं भाई हमें ऐसी चीज नहीं चलानी, हम तो ये करेंगे कि जैसे ही फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ी तो प्राइस जो है वो बढ़ने लगे, हमें लगेगा कि यार लोग इस तरीके से बढ़ा रहे हैं तो हम 100 की जगह 150 कॉइन जो है वो मार्केट में रिलीज कर देंगे, 50 कॉइन और बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो घट जाएगी। अच्छा अगर प्राइस गिर गया, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 कॉइन जो है वो जारी किया और हर एक कॉइन 100 रुपए का है, अब उसको कोई बेच ही नहीं रहा है तो लोग घाटे में जो है वो उसको बेचते हैं। जैसे कि 100 का कॉइन है, बोल रहे कि भाई एक काम कर, मुझे मेरा कैश निकाल ले, 90 में ले ले यार, तू 90 में ले ले, मैं अपना कैश आउट कर लेता हूँ। अगर ऐसा होगा मार्केट के अंदर तो वो लोग जो है वो क्या करेंगे, खुद 100 रुपए की वैल्यू जो है वो कम कर देंगे। कैसे, वो जो मार्केट में जो कॉइन्स है उसको अपने पास जो है वो लाकर बंद कर देंगे कि हटाओ।
कि इस कॉइन की क्वांटिटी जो है वो कम कर दो, एक्चुअल ओरिजिनल कॉइन्स की क्वांटिटी कम कर दो। तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन होता है। जो दूसरे कॉइन्स वगैरह है ना, उसमें आजकल फेक, या फेक नहीं बोलते हैं इसमें, बेसिकली इसको फ्लैश करेंसी कहा जाता है, फ्लैश नाम दिया जाता है, FLASH। आजकल मार्केट में ऐसे भी फ्लैश करेंसी चल रही है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी से USDT खरीदा है ना, अपने वॉलेट में रहे वो लिया, वो दिखा फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए के USDT रहे वो खरीद लिए, आपके वॉलेट में आ गए USDT, 2 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। वैसे ऐसे ही एक 3 महीने का भी आया था टेम्पररी USDT वगैरह, जो कि दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो है वो चलता है। वो उस पर्पस के लिए होता है कि टोकन अमाउंट रखवाने के पर्पस के लिए ही आपने आपने अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीज करवा दिया, उस चक्कर में होता है। वो सब तो अब पता ही है हम लोग को, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही जो है वो काम चलता है। ठीक है, चलो भाई, क्लियर, बस यही है इसके अंदर। मैंने RBI का ऑलरेडी बता दिया, RBI तो बोल ही रही थी कि भाई मत करो भाई। RBI ने सबसे पहले क्लियरली मना कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मत पड़ो कोई भी। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो केस गया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में टैक्स कितना लगता है? देखो, 1% TDS है और 30% टैक्स है। हम लोग ये बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है भाई हमें नहीं पता, बट अगर आप उससे पैसा कमा लो, क्रिप्टो करेंसी से अगर आप पैसा कमा लो, तो उस पर भैया हम आपसे 30% का टैक्स लेंगे प्लस 1% TDS काटेंगे। सोचो आप। और हाँ, आपका अगर लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि एडजस्ट नहीं होगा प्रॉफिट के साथ। लॉस हुआ तो लॉस आप झेलो, प्रॉफिट होगा तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट की अप्रोच है ट्रेडिंग के मामले में। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। चलो, बस यही टॉपिक था। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो भी चिंतित है, इसको रेगुलेट करना है। बट हालांकि स्टेबल कॉइन बिल भी ये लेकर आई, ये चीज लिख सकते हो आप। तो ये एक मॉडल बना रही है, इसलिए तो आज की डेट में USDT बहुत टॉप पे चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने इंप्लीमेंट कर दिया मीका फ्रेमवर्क। एक मीका फ्रेमवर्क किसका? यूरोपियन यूनियन का, ये भी लिख लेना। चाइना जो है उसने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया और अपनी खुद की ECNY डिजिटल युआन जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है। जापान के अंदर स्टेबल कॉइन जो है वो लाइसेंस बैंक के तहत जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। यूके और सिंगापुर वो भी ऐसे फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, US स्टाइल और सिंगापुर के इनोवेशन, इसके बीच में इंडिया जो है वो अभी ऑपरेट कर रही है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सर क्रीक की लोकेशन कहां पर है ये मुझे आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, और मैप में इसको देखो। तो आपको बता दूंगा इस 2005 में पाकिस्तान, सॉरी 2025, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री एक्टिविटी सर क्रीक सेक्टर में बढ़ने लगी थी। अब इस पर इंडिया ने क्लियर वार्निंग दी कि भाई कुछ भी अगर होगा ना तो उसका रिस्पांस बहुत खराब होगा भाई, बहुत मारे जाओगे, बहुत पिटाई हो जाएगी तुम लोग की। इंडियन आर्मी हमारी और BSF जो है उसने कोस्टल विजिलेंस और सर्विलांस बढ़ा दी। हमने उस क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, और फास्ट जो है वो हमने वो कर दिया है, गुजरात राजस्थान वाले एरियाज में सर्विलांस, निगरानी, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी है। यानी अगर आप फिर से नाटक जो है वो करोगे तो दोबारा से मुद्दे जो है वो उठ जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है वो लिख लो और नोट डाउन कर लो। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर की एक एस्चुरी है, टाइडल एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी पढ़ा होगा ना आपने। तो ये एस्चुरी है 96 किलोमीटर की लंबी, जो गुजरात और इंडिया वाला गुजरात और पाकिस्तान वाला सिंध, सिंध जो पाकिस्तान में है और इंडिया में जो गुजरात है वहां पर, उनको सेपरेट कर रही है बेसिकली है। अब ये इंडस रिवर डेल्टा का हिस्सा है और अरेबियन सी में ओपन होता है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। अरेबियन सी में ये ओपन होता है और इंडस रिवर का ये डेल्टा है। इसका जो टेरेन है, यानी कि जो क्षेत्र है इसका ज्योग्राफिकल एरिया, वो मार्शी है, थोड़ा दलदली टाइप का है, जिससे बाउंड्री मार्किंग और डिमार्केशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब सिंपल शब्दों में आपको लूं कि एक जो है वो एक नहर जा रही है, उसके बीच में आपने जो है वो ग्रीन लाइन बना दी है। मतलब आपने बोला कि भाई ये एरिया इंडिया, ये एरिया पाकिस्तान, राइट? ऐसा कर दिया आपने एक लाइन। अब सोचो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? सेम वही हिसाब किताब जैसे जो कि हम लोग को वहां पर लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है ना, वही सेम हिसाब किताब यहां पर भी हम लोग को नजर आ रहा है। ये गेम है। आगे की चर्चा करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये क्या हुआ?
हाँ, अच्छा ये यहाँ पर दलदली एरिया है ना, वेटलैंड वाला एरिया, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है यार, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री डिसाइड होती है इससे। पता है कि यहाँ से, क्योंकि देखो एक कंट्री की जो बॉर्डर होती है उससे कितने डिस्टेंस, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, बट एक्चुअली कंट्री की बॉर्डर तो क्लियर पता होनी चाहिए ना कि ये इस फलाना कंट्री की बॉर्डर है, इससे 200 नॉटिकल माइल्स। तो वही चीज है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी जो है वो इसी को देखते हुए जो है वो कनेक्ट होता है। देखो ये लिखा भी है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक इशू है, तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम का ये मुद्दा है। आपको बता दूं मैं, ये पॉइंट लिखेंगे आप, है ना। 1914 की बात करें हम लोग तो ब्रिटिश इंडिया और कच्छ के शासक, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सर क्रीक के वेस्टर्न एज को बाउंड्री माना गया। इनने बोला कि सर क्रीक जो है उसके वेस्ट साइड जो है वो बाउंड्री के तौर पर जो है वो होगी, लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, और यही गड़बड़ियां थी, बाद में डिस्प्यूट जो है वो बन गई। मतलब कुल मिलाकर 1914 का एक रेजोल्यूशन हुआ था बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया के बीच में और सिंध के शासक के बीच में। अब इनने बोला कि भाई जो नदी है उसके बीच में लाइन खींच दो। अब वो कैसे पता लगेगा भाई, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग इरोजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नदी फैलती है, तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है वो डिफाइंड नहीं थे। अब आपको पता नहीं भाई, अपन कोऑर्डिनेट्स पर जो है वो काम करते हैं भाई। आपने जैसे जो है वो देखा हुआ है कि किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाले कोऑर्डिनेट्स, यस। अब यहां पर ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ये मुद्दा है। फिर क्या होता है, फिर हमारे देश को मिलती है आजादी 1947, पार्टीशन हुआ, इंडिया के अंदर कच्छ वाला एरिया आया, पाकिस्तान के पास सिंध वाला एरिया गया। अब ये बीच का इशू क्रिएट हो गया, इनने बोला कि किसके पास कितना एरिया आएगा है, क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो डिफाइंड ही नहीं थे, और यही फिर गड़बड़ी आगे कंटिन्यू रही, और अभी भी चली रही है। देख लो अब 1968 ये इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्राइब्यूनल सामने आता है, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, लिख लेना, इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्राइब्यूनल, इंडिया पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री ट्राइब्यूनल। इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट एक लगी उसको, और ये कोर्ट लगी थी 1965 के युद्ध के बाद। इस कोर्ट ने ज्यादातर रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट जो है वो सेटल कर दिए, बट सर क्रीक जो है वो अनरिजॉल्व था, यानी कि उस पूरे क्षेत्र के काफी सारे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए, बट सर क्रीक वाला इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और अभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर ही रहा है कंटिन्यूअसली। इंडिया का स्टैंड ये, इंडिया कहता है कि क्रीक के मिड चैनल जो थालवेग जो है इससे पास होना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं कि ये भाई ये नदी आ रही है, इसके बीच से आप आधा हिस्सा आप रख लो, आधा हमें दे दो, चलो है। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रिंसिपल है कि भाई बाउंड्री जो है फ्लो करेगी डीपेस्ट नेविगेबल चैनल से। अब पाकिस्तान क्या कहता है, सुनना आप हरकत उसकी, पाकिस्तान कहता है कि पूरा का पूरा एरिया हमें दे दो, छोड़ दो, आप इधर चले जाओ। अब आप मुझे बोलोगे, आप में से काफी सारे लोग जो शायद नई नई प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप मुझसे बोलोगे कि सर छोटी सी तो बात है यार, हटाओ डिस्प्यूट्स सेटल करो, है ना। काफी सारे लोगों को यही लगेगा कि अरे यार ये इतने सालों से डिस्प्यूट चले, छोटी सी तो बात है, चलो हटाओ, दे दो, हटाओ। पहली चीज, अगर अपन ने एक बार कदम पीछे किए तो इसका मतलब ये होता है कि हर बार हमें कदम पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि उस वो फिर हर बार आज यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कल को बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट करे, कल को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही और करने लगे फिर। तो ये उसके लिए एक जजमेंट बन जाएगा कि इंडिया ने देखो पहले भी किया था, इंडिया ने ये प्रिंसिपल वहां पे माना। कभी भी आप अपने जजमेंट, यानी कि जो गलती जो चीज आप आज करोगे उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इन फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास्ट जजमेंट को देखते हुए नए केसेस रेफर किए जाते हैं ना, पास्ट जजमेंट को रेफर करते हुए नए केसेस देखे जाते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया पहला लॉजिकल पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, आपका घर है बॉस, आपके घर के साथ साथ में आपने बगीचा बना के रखा है, क्या आप बगीचा अपना अपने पड़ोसी को दे दोगे, बोलोगे कि चल तू अपने यहाँ पे अपना बना ले, अपने घर का एक टुकड़ा आप नहीं दे सकते, यहाँ तो पूरी अपन इंडिया की टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो ये जब हम अपना टुकड़ा नहीं दे सकते घर का, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि कई बार ये चीज भी पूछ ली जाती है इंटरव्यू वगैरह के दौरान। तो कहानी जो है वो ये वाली है गाइस, और बाउंड्री अगर मिड चैनल की बजाय ईस्टर्न एज पे शिफ्ट हो जाएगी
तो ईस्ट ईस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के क्लेम लाइंस में हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो आ जाता है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे भाई ऐसा। देखो साला पाकिस्तान जो है वो क्या बोल रहा है, और बाकी लगातार 2019 से ही पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर एक्सपेंड कर रहा है ना। डेडिकेटेड क्रीक बटालियन लेके आ गया वो, सोचो अब आप। इंडिया ने भी भाई, इंडिया भी रेडी है, हमने बोल दिया कि भाई तुमने अगर हरकत करी तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटा तुम्हें। बस यही चीज है गाइस जिसके बारे में आपको जो है वो ये जानकारी जो है वो होनी चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कराधान, प्रकलिप्त कलाधान, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ जरा क्या होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, पढ़ रहे हो ना आप इकोनॉमिक्स। आज इसके बारे में पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है, ये आपका टास्क है। और उसके बाद फिर ये वाले ट्राई करना है इसके बनाने की नोट्स। तो ये जो टैक्सेशन है ये अलाउ करता है कि ये आप अभी तो मैं बता रहा हूं बट आपको इसको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है ना। फिक्स्ड डीम्ड प्रॉफिट परसेंटेज जो ग्रॉस रिसीट का होता है उस पे लगता है इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड प्रॉफिट एट्रीब्यूशन थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग। अब देखो ये क्या, टैक्सेशन के टॉपिक को जब आप जीरो से समझोगे ना तब आपको इस तरीके के टेक्निकल टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे, है ना। देखो पहली चीज जो है वो क्या बोल रहा है कि ये अलाउ करता है, ये ऐसा कर, यानी कि एक ऐसा टैक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आपने गेन टैक्स का नाम सुना है। जैसे गेन टैक्स, एक पर्टिकुलर एसेट की जो है वो वैल्यू बढ़ती है तो उसमें वैल्यूएशन पे टोटल जितनी वैल्यू बनी तो उस पर 30% टैक्स जो है वो लग रहा है, राइट। तो वैसे ही ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। चलो इसको आपको मैं समझाता ही, रुक जाओ मैं अपने नोट्स निकालता हूं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज तो प्रिजम्पटिव, इस वर्ड का मतलब क्या है। प्रिज्यूम बोलते ना, कोई चीज को प्रिज्यूम कर लो यार, अज्यूम कर लो यार, एक एस्टिमेटेड कि भाई पहले ही हमने जो है अज्यूम कर लिया कि इतना होने वाला है। कम ऑन, टैक्स पेयर की इनकम को सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पर प्रिज्यूम कर लिया जाता है और उसी पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति की इनकम मान ली जाती है कि भाई तुम्हारी इनकम जो है वो महीने की 5 लाख रुपए, मान लिया, प्रिज्यूम कर लिया। तो मानने वाला टैक्स है ये कि हमने मान लिया भाई तुम्हारी इनकम इतनी है और उस पर टैक्स लगा दिया। इससे छोटे बिजनेस को कंप्लाइंस और अकाउंटिंग के बर्डन से रिलीफ मिलता है। उनको बार बार जो है वो बार बार कंप्लाइंस फाइल नहीं करना पड़ता है, पेपर वर्क फाइल नहीं करना पड़ता है, पहले ही हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया एक प्रॉपर्टी है, हमने बोला इसकी वैल्यू जो है वो 10 साल बाद जो है वो 1 करोड़ हो जाएगी। आज आपने खरीदी 25 लाख की, 10 साल बाद 1 करोड़ हो गई। हालांकि बहुत कम मैं बता रहा हूं, बल्कि इससे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि 10 साल बाद जो है वो आपकी 25 लाख की आज की रेट की जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए हो जाती, कम से कम, है ना, हो सकती है। तो वो चीज है, तो वो हमने क्या किया, प्रिज्यूम जो है वो कर लिया। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से जो है वो समझा रहा था। तो गेम ये है ना। तो पहला पॉइंट तो ये लिख दो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रिज्यूम करना, इसमें नाम से हमारा प्रिज्यूम है ना, छोटे बिजनेस को फायदा होता है। तो नॉर्मल इनकम टैक्स में टैक्स पेयर को अपनी एक्चुअल इनकम, जैसे इनकम टैक्स कोई वो कर रहा है, फाइल कर रहा है, तो उसको अपनी एक्चुअल इनकम जो है वो कैलकुलेट करके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन छोटी बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार लेकर आई है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, छोटे बिजनेसेस को फायदा हो जाए, बस और कुछ नहीं है इसमें, दैट्स इट। ये अभी ऑप्शनल है, ये वाली स्कीम मैंडेटरी जो है वो नहीं है। नीति आयोग का प्रपोजल के अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक डीम प्रॉफिट रेट्स, यानी कि कोई इंडस्ट्री में इतने प्रॉफिट रेट होंगे तो वो वैसे बता दिया गया, बस और कुछ नहीं है इसमें। स्नो लियोपॉल्ड से रिलेटेड ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल, बट आज आप पढ़ेंगे, है ना, प्रेजेंटिव टैक्सेशन के बारे में आपको आज पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये 2 टॉपिक जो है वो अपने और जो है वो छूट गए थे। बाकी मैंने पेंडिंग टॉपिक्स जो है वो आपके ऑलरेडी जो है वो कवर करवा दिए हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। अच्छा एक मिनट सॉरी, पेंडिंग टॉपिक्स वाला मेरे ख्याल से शायद लेक्चर अपलोड हुआ नहीं है, नहीं तो अभी कुछ लोग कंफ्यूज होकर लिखते हैं कि अरे सर वो पेंडिंग टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं। एक्चुअली आपके 5 7 एक कुछ जो है वो टॉपिक थे, उसमें से 2 टॉपिक्स ये वाले जो थे वो मेरे उसमें नहीं थे पुराने वाले लेक्चर में।
जो ऑलरेडी ड्राफ्ट में है वो रखा हुआ है। आज मैं ये वाला जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट संडे को इस मंथ की एंडिंग से पहले वाला जो संडे आएगा उसमें जो है वो अपलोड हो जाएंगे वाले, है ना। तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। चलिए, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय श्री महाकाल।